नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। गुरुवार के दिन कोलकाता में ईडी ने आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा तो राज्य के सीएम ममता बनर्जी बौखला गए और छापे के बीच में ईडी के सामने कई दस्तावेज और फाइलें अपने साथ उठा ले गई। आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया? क्या सीएम के पद पर बैठे राज्य के मुखिया ने कोई असंवैधानिक काम कर दिया है? अगर ऐसा है तो फिर क्या मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है? अगर ये चुनाव से पहले नैरेटिव सेट करने का खेल है तो फिर ममता बनर्जी अब क्या करेंगे? टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी वो नेता हैं जो 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतती आ रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता की पार्टी ने 294 में से 214 सीटें जीत ली थी और बहुत कोशिश के बाद भी बीजेपी 77 पर सिमट गई थी। हालांकि ये भी उसके लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस बार बीजेपी एसआईआर के बाद बंगाल में सत्ता बनाने के लिए लड़ रही है और इसीलिए ममता बनर्जी खिलाफ मुद्दे ढूंढने में लगी हुई है। हिंदू विरोधी होने के मुद्दे की काट के लिए ममता ने अब हिंदू सेंटिमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है और घुसपैठ कराने वाले मुद्दे पर ममता सीधे सवाल पूछती हैं, फिर क्या 11 साल से कितने घुसपैठिए पकड़ पाई मोदी सरकार? अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर करप्शन का मुद्दा उठाया है और गुरुवार के ईडी छापे इसी नैरेटिव को मजबूत करते, लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे ईडी के छापों के बीच में आईपैक के ऑफिस में जाकर ईडी के सामने फाइलें उठवा ली और जनता के बीच में आकर कह दिया, इन फाइलों में हमारी चुनावी रणनीति और संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं जिनको हासिल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी भेजी है। अब वे इसी बात को पूरे बंगाल में घूम घूम कर दोहराएंगी और बीजेपी उनको करप्ट करने की कोशिश करेगी। ये तो होगी बंगाल की राजनीति। जिस तरह ममता बनर्जी जी ने जो किया है, उन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि हाँ मैंने फाइलें उठाई और मीडिया के सामने आकर दिखाया भी है उन्होंने, हमने अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ जो टीएमसी का था वो ले गया। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये क्या उनको करना चाहिए था? क्या कोई और भी कर सकता था? पार्टी का पदाधिकारी, सीएम की गरिमा होती है, एक संवैधानिक पद होता है। आप किसी भी उसमें आईपैक का चीजों से कोई लेना देना पर भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठे वहां पे चुनाव में खिलवाड़ करना है, बदनाम करना है, किसी तरीके से किसी चीज को किसी ने जोड़ने का काम करना है कि कोयला घोटाले का था। अरे भाई, कोयला घोटाले से इसका क्या लेना देना है? कोयला घोटाले की जांच चल रही है। कोयला घोटाले के लिए आप कई बार उन्हें अभिषेक बनर्जी को बुला चुकी है, कई लोगों को बुला चुकी है, और आज तक हुआ क्या है? कुछ नहीं। पर चुनाव में जैसे ही बंगाल चुनाव आया वैसे ही नहीं आता है कोयला घोटाला, क्या किसी चीज को बदनाम करना है। वहां पे पेपर जो थे वो पार्टी के थे, वहां पे कोयला घोटाले से रिलेटेड कोई पेपर नहीं है। ये चाहते थे कि अब वहां पे रेड करके किसी तरीके से आईपैक की जो टीमें ये गठित होकर के काम कर रही हैं, पार्टी इन्हें जताने का काम करती है, लोग राजनीतिक वाले इन्हें हम बिगाड़े, इनको परेशान करें। भाई वो पेपर हम आपको क्यों दें? क्यों लेके जाने दें? हमारी चीजें हैं, कॉन्फिडेंशियल है, हमारे संगठन की चीजें, हमारे पार्टी ऑफिस का है, हमारे इलेक्शन की चीजें हैं। पर भारतीय जनता पार्टी आज इतनी इस चीज पर उतर आई है कि किसी भी हद तक ये लोग जा सकती हैं। हम लोग ना डरने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, हम तो चैलेंज करते हैं। माननीय ममता बनर्जी देखिए बिल्कुल शांत है, आप उन्हें कितना भी डरा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो कुछ नहीं कहेंगे आपसे। आप आइए वहां पे चुनाव लड़िए, जनता आपको जवाब देगी, बंगाल की जनता। ठीक है। पर घोटाले आज जो हो रहे हैं देश के अंदर, उस पर पर्दा ढक दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप करिए ना, आप सीबीआई ईडी को लगाइए, आप सीबीआई ईडी को लगाना, आप स्वतंत्र अधिकारी के खिलाफ लगाइए, जो फाइलें बंद कर दी आपने, खुलवाइए उन फाइलों को। किसके फंड घोटाले के आरोपी को आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है वहां पे? अर्जुन सिंह के ऊपर जो घोटाले चल रहे हैं उनको खुलवाइए, उनको सीबीआई ईडी तलब करे। पर वो ऐसा होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय झूठा पार्टी, वो पार्टी बन चुकी है एक कंपनी के तौर पे कि आप अगर टीएमसी में है तो घोटालेबाज, आप कांग्रेस में है घोटालेबाज, आप आम आदमी पार्टी में घोटालेबाज है, आप किसी भी पार्टी में विपक्ष में हैं, आप घोटालेबाज है। सारी चीजें आपको परेशान करी जाएंगी जब तक चुनाव आएंगे। जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो कार्रवाई हो जाती है और सब बंद हो जाती है। इसका उदाहरण मैं देता हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जिस तरीके से डिप्टी सीएम अपनी इस पार्टी से छोड़कर के उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें आ जाते हैं उनके घोटाले रुक जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए देखा है। ठीक है, अभी आते हैं आपके पास सुमित जी, एक बयान सबका हो जाए। अमित तिवारी साहब, देखिए 2022 का मामला है, लंबी जांच हो गई, 4 साल हो गए और चुनाव से ठीक पहले एक मौका दे दिया जो है बीजेपी ने। कहीं पे जो है ये मैसेज तो नहीं चला गया?
नवीन जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मैसेज गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गया है। पहली बात कि इस आज की इस रेड से और आज का जो पूरे दिन भर की जो घटनाक्रम हुआ उससे कुछ चीजों के कुछ प्रश्नों के जवाब आज स्पष्ट तौर पर मिल गए हैं। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि क्या ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाई जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, लगाई जा सकती है। जिस तरीके से आज वो डरते हुए भागते हुए ईडी ऑफिस वहां पर रेड कर रही थी, ईडी प्रतीक जैन के घर पे वहां पे पहुंची है, इससे यही स्पष्ट होता है। दूसरी बात, ये एक बात ममता बनर्जी, दूसरा प्रश्न ये है कि ममता बनर्जी को माना जाता है कि वो बहुत ही साफ सुथरी छवि की नेत्री हैं, उन पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। भले ही उनके मंत्रिमंडल में दर्जनों नेता के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो जेल जा चुके हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर कोई केस नहीं है। तो क्या उन फाइलों में जो ममता बनर्जी लेकर गई हैं, जो 2 फाइल्स थे, एक हार्ड ड्राइव था, एक फोन था, क्या उन फाइलों में कुछ ऐसा है जो ममता बनर्जी के दामन पर दाग लगा सकता है? इसका जवाब आज मिल चुका है हाँ। तीसरा और अंतिम प्रश्न ये है कि क्या ममता बनर्जी को हराया जा सकता है? जो माना जाता है कि वो अजय नेत्री हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। जो बंगाल में वो हैं तो उनको किस तरीके से वो अपनी राजनीति करते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो आज जिस तरीके से घबराते हुए, भागते हुए वो जहां पर रेड चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, वहां पर पहुंची हैं, जिस तरीके से वहां पर ईडी के ऑफिसर्स के साथ धक्का मुक्की किया है, फाइलों को छीना है, और ये डर दिखलाता है कि हाँ, अब उनको हराया जा सकता है। ठीक है, देखिए इन 3 प्रश्नों के साथ, इन 3 प्रश्नों, जी नवीन जी, आपको लगता है कि उनको हराया जा सकता है? आज आपने जो देख लिया उनको जो है कि ममता बनर्जी ऐसा पहले भी करती रही है। अब जानते हैं आईपैक है क्या। आईपैक दरअसल एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसके मुखिया पहले प्रशांत किशोर हुआ करते थे, जो हाल ही में बिहार में जन स्वराज पार्टी लगा के चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उनके राजनीति में आने के बाद प्रतीक जैन इसको संभाल रहे हैं और टीएमसी के लिए चुनावी कैंपेन तैयार करते हैं। अब तक वो 6 सियासी दलों के लिए काम कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आईपैक ने बीजेपी के लिए काम किया था जब मोदी पहली बार पीएम बने थे। 2015 में जेडीयू के लिए काम किया जब वो बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ चुनाव लड़ी थी। 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए, 2021 में तमिलनाडु में डीएमके के लिए, 2024 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए, 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए और टीएमसी के लिए पिछले लगातार 3 चुनावों से काम कर रहे हैं। 2021 में आईपैक ने ममता के लिए खेला होगे कैंपेन लॉन्च किया था और काफी सक्सेसफुल रहा था। अब आते हैं आज की बात पर। अब ईडी के छापे के बीच में सीएम के आने के बाद सियासी भूचाल आ गया है और पूरा मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। ईडी का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में छापेमारी की गई। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू हुई, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला और बढ़ गया। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंच गए। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पर पहुंच गए। अब ममता बनर्जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी और राज्य के मुखिया वहां क्यों गए जब एक एजेंसी वहां पर पहले से काम कर रही है। ममता बनर्जी वहां कुछ देर रुकी और जब बाहर निकली तो उनके हाथ में हरे रंग की फाइल थी जो उन्होंने बाद में मीडिया को दिखाई। इसके बाद वो आईपैक के ऑफिस भी गई और वहां से भी कुछ डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में लिए। मीडिया से उन्होंने कहा गृह मंत्री अमित शाह मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। उधर ईडी ने जवाब दिया पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसी कड़ी में ये छापेमारी हो रही है और इसमें कोई भी टीएमसी का मामला नहीं है। ये कोयला घोटाले को लेकर हम छापा मार रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी बीच में आ गई, उनका काम रुक गया, इससे ईडी नाराज हो गई और तुरंत कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जानबूझकर उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जो कोयला तस्करी और काले धन को सफेद करने के मामले में शामिल हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। ईडी ने साफ किया है कि छापेमारी किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि अनूप माझी के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी सिंडिकेट की नियमित जांच का हिस्सा थी। 2020 में पूर्वी वर्धमान जिला जो पश्चिम बंगाल में ही है, उसमें अवैध खनन में इसको शामिल बताया जाता है अनूप माझी को। ये वहां का बहुत बड़ा सिंडिकेट बताया जाता है। आरोप है इसी सिंडिकेट ने कोयला घोटाले का पैसा हवाला के जरिए आईपैक को दिया था। आईपैक ने उसका इस्तेमाल टीएमसी के लिए 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में किया। अब बड़ा सवाल यह है
क्या बीजेपी के कहने पर ईडी ने छापेमारी की और टीएमसी के दस्तावेज कब्जे में लेने की कोशिश की, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही है, या फिर ईडी जो कह रही है कोयला घोटाले की रकम आईपैक ने टीएमसी के चुनाव अभियान में 2022 में इस्तेमाल की, इसी के दस्तावेज और जांच के लिए हम वहां पे छापा मारने पहुंचे थे। अब बड़ा सवाल यह है 2022 के मामले को ठीक विधानसभा चुनाव से पहले क्यों रेड मारी गई है, यही बड़ा सवाल है। आखिरकार अब तक आप लोग क्या कर रहे थे, जब चुनाव आ रहे तब आप रेड मारने जा रहे हो। ये भी बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को टीएमसी की चुनावी रणनीति जानने के लिए ईडी का सहारा लेना पड़ेगा? ये तो आईपैक के किसी भी कर्मचारी को अपने साथ मिलाकर हासिल कर सकती है। तो बंगाल में खेला शुरू हो चुका है, सारा खेल नैरेटिव का है, एक दूसरे को करप्ट साबित करने और गलत साबित करने की लड़ाई है, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब आगे बहुत कुछ दिखाई देगी आपको, बहुत सियासी खेल होने वाला है। तो पश्चिम बंगाल के लगातार खबरें अपडेट हम आपको देते रहेंगे, देखते रहिए।